खबर में खुश आमदेद, मेरे साथ हैं आरफ बड़ी खबर में उससे रन डाउन। बल्ले के निशान का मुस्तकबिल क्या होगा? आज फिर सिंगल रुकनी बेंच ने बल्ले पर जो स्टे था वो विकेट कर दिया है। ये क्या सिलसिला? इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड क्या देगा? जो खुद एक फरीक बनकर अदालत में गया हुआ है, तो उसने लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला कहाँ कराया जाएगा? और IMF के प्रोग्राम से दो मुतज़ाद खबरें आई हैं। एक खबर ये थी जो वॉइस ऑफ अमेरिका की तरफ से आई है, जिसका ये कहना है कि ये कहा है PTI के जो बड़े हैं उन्होंने कि जनाब हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस हवाले से तामन नहीं करेंगे, क्योंकि ये लिंक्ड था, मशरूत था फेयर एंड फ्री इलेक्शन से, जो उनके मुताबिक उनको नहीं मिल रहा। अलबत्ता गौहर अली साहब ने इसकी की है अजीब अंदाज में तरदीद कि जनाब नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, मगर अगर इलेक्शन ठीक ना हुआ तो IMF प्रोग्राम ख़तरे में होगा। गोया वो भी यही बात कर रहे हैं। नॉन फाइलर्स के मोबाइल फ़ोन जनवरी में बंद कर दिए जाएंगे। कोई बात नहीं, बल्कि साहब बिजली तो पहले ही बंद हो चुकी है, गैस वैस भी नहीं आ रही, तो फ़ोन भी बंद कर दो, की फ़र्क पैदा है। और एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ हैं, हमारे कानून, बहुत शुक्रिया एतजाज़ एहसन साहब, आपने हमें वक्त दिया हमेशा की तरह। हजूर, ये बल्ले का निशान जो है वो अब एक तो वो कि जनाब एक इलेक्शन कमीशन खुद फरीक बन करके पहुंच गया, और साथ एक और मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने विकेट कर दिया। अब फिर बेआसरा सी हो गई है PTI। क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं इस हवाले से जनाब एतजाज़ एहसन साहब? काजी साहब अस्सलाम वालेकुम, भट्टी साहब। वालेकुम सलाम सर। मैं ये समझता हूँ, मुझे तो बड़ा दुख हुआ है कि इस किस्म का फैसला भी कोई हाई कोर्ट दे सकती है। एक बड़ी वाज़ेह हकीकत है, वाज़ेह हकीकत है, जो कि हकीकत की बुनियाद बीबी शहीद का केस है, की जजमेंट है, जिसमें मैं वकील था 1988 में, और मैंने बहस ये की थी, उस वक्त था निशान लेने का कि एक निशान हमें मिल सकता है कि नहीं, और हमारे से निशान छीना जा सकता है कि नहीं। वो तलवार हमारा पहला निशान था पीपल्स पार्टी का, वो ज़िया-उल-हक ने बैलेट पेपर से ही निकाल दिया था। अब हम कहते थे कि हमें एक निशान जो हमारी चॉइस का, इसके बाद वो में ले लें। वो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में दिया, वो ये नंबर 1, अब ये 2, 3, 4 पॉइंट जरा तरतीब बार सुन लीजिए। नंबर 1, वोट का जो इख्तियार है, वो हक जो है वो एक बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट। इनफैक्ट कोर्ट लिखता है मोर फंडामेंटल देन फंडामेंटल राइट। दूसरा, जो चीज भी इस वोट के डालने में, इस्तेमाल करने में मुमकिन और सहूलत कारी हो, जो जिसकी भी, वो भी इस फंडामेंटल राइट, क्योंकि उसके बगैर ये फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज नहीं किया जाता। नंबर 3, अब हमारी आबादी पाकिस्तान की कोई 70% नादहिंदा है, वो इलिटरेट है, नहीं पढ़ सकते। वो बैलेट पेपर में 15 नाम हो, 20 नाम हो, वो चुन ही नहीं सकती, खातून या मर्द भी, जो वोट डालने जा रही हो, जिसका हक है वोट का, क्योंकि वो शहरी है पाकिस्तान के। उसको नई तालीम दी तो ये रियासत का कसूर है। अब ये वोट डालना इसका हक है, और ये वोट को का इस्तेमाल सिर्फ नाम पढ़ने से नहीं कर सकती, ये कर सकती है बीबी, इसके तीर का निशान है, शेर का निशान है, बैट का निशान है, उसको आसानी से पढ़ के और समझ के और वोट डाल सकती है। तो वोट डालने में सहूलतकार का जो भी प्रोसीजर होता है या अमल होता है, वो भी बुनियादी हक है। अब नंबर 4, आपने किसी एक वोटर को लिस्ट से निकालना हो या वोट की राइट से महरूम करना हो, तो वो आप के लिए जरूरी है कि आप इलेक्टोरल रोल्स एक्ट के तहत, अब वो इलेक्शन एक्ट में चला गया है, एक लंबी कार्रवाई सिविल सूट की तरह की करेंगे, और अदालत, एक इंतजामी इदारा नहीं, अदालत उस पे आपको डिग्री कार्ड दे सकती है, और वोटर जो है जिसका नाम निकालना जा रहा है, उसको वो पूरी तरह कंटेस्ट करेगा, एक पूरा दावा चलेगा, साल बाद वोट निकलेगा, अगर निकलेगा, निकाला जाएगा फहरिस्त से। नंबर 6, अब आप वो एक वोटर का जो हक है उसको आप खत्म करते हैं
एक जनरल ऑर्डर देके, एक जनरल ऑर्डर, एक दस्तखत से आप 2 करोड़ वोटर्स की का हक ले लेते हैं कि जी हम बल्ला नहीं रखते, हम तीर नहीं रखते, हम शेर नहीं रखते बैलेट पे। ये आपका हक ही नहीं है। नंबर 7, ये आप इस तरह एक पूरी सियासी पार्टी को मुंतशर कर सकते हैं, उसको उसके सारे वोटर्स को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, वो घोड़े दिखते फिरे, हॉर्स ट्रेडिंग होती रहे। और नंबर 8, किसी पॉलिटिकल पार्टी को तहलील करने का हक सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है, और वो अंडर आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों, जिस तरह नैप हुई थी तहलील और एएनपी बन गई, उस तरह ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले, वली खान के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए फैसला हुआ। अब ये पूरा ट्रायल जब तक नहीं होता, वो एक इंतजामी बॉडी जो कि अदालत भी नहीं है, जो कि इलेक्शन कमिश्नर है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो 1.5-2 करोड़ वोटर्स का हक यूं ही एक दस्तखत करके कि जी आपने इलेक्शन में अपनी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में ये नहीं किया, मैं आपसे ले रहा हूँ, आपका सिंबल ले रहा हूँ। ये सिंबल पार्टी का नहीं है सिर्फ, ये कैंडिडेट का नहीं है सिर्फ, ये वोटर का सिंबल है। और 2 करोड़ वोटर को आपने निकालना है लिस्ट से, तो एक एक को हियरिंग दे, उसकी कार्रवाई करें। और फिर मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि ये काम, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये इस खिलवाड़ में पढ़ ही नहीं सकते। ये तो डिसमिस होनी चाहिए थी इलेक्शन कमीशन की जो है पिटीशन इन लिमनी खरसरी। ये तो ऑफिस में ऑब्जेक्शन लगनी चाहिए और बाहर होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतजाज साहब, गुजारिश है, आपने बड़ा तफसील से बताया। गुजारिश है कि आज तक कभी इलेक्शन शेड्यूल के बाद सिलेक्शन कमीशन ने किसी और जमात का निशान लिया? अगर अब निशान उन्होंने ले लिया, बादिउल नज़र में ले लिया, तो क्या इनकी जो मखसूस सीटें हैं उस पर भी वो चोरी हो गई? और पूरे पाकिस्तान में अगर ये लाहौर में 14 सीटें हैं, एक को दे देते हैं शेर, एक को दे देते हैं कुर्सी, एक को देते हैं मेज़, तो क्या ये इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी रह जाएगी कि इतनी बड़ी जमात को आपने अमलन इलेक्शन से बाहर फेंक दिया, उसकी शनाख्त छीन ली उनसे? जैसे आप कह रहे हैं निशान कौम की मानत है, वोटर की मानत है, उनसे उनका हक छीन लिया, तो क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी इस इलेक्शन की? भट्टी साहब, क्रेडिबिलिटी छोड़े, क्रेडिबिलिटी तो ये इन्होंने हर चीज की क्रेडिबिलिटी बना ली होती है। 90 दिन के बाद ये निगरान वजीर रह सकते हैं, वजीर आला रह सकते हैं, वजीर आजम रह सकते हैं, ये इलीगल है सारे, पर ये चला रहे हैं जी क्रेडिबिलिटी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि 13 मई को इलेक्शन कराओ, इन्होंने उसको दरखुरे इतना ही नहीं दिया, इनको देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं एक मिनट भी। ये सारा टोला जो इस वक्त है, अब इन्होंने परवाह ही नहीं की, ना इलेक्शन कमीशन ने, ना वजीर दाखिला ने, ना वजीर खारजा ने, ना वजीर दिफा ने, ना वजीर खजाना ने, ना वजीर आजम शहबाज शरीफ ने परवाह नहीं की। हम डेट नहीं दे देंगे, मर्जी की डेट दे दी। अच्छा, अब ये चीज नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये ऐसा इलेक्शन कराएंगे ना तो ये 3 महीने का इलेक्शन है, मैक्सिमम 6 महीने का। अच्छा, चल सकेगी असेंबली। एतजाज साहब, जो सुना है, जमातों को सोचना चाहिए कि ये सब सियासी जमातों के को मतलब कमजोर तर करने का तरीका ये है कि आप इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हक दे दें कि कल शेर का निशान ले ले नवाज शरीफ से। मैं देखूंगा नवाज शरीफ की पार्टी 20 सीटें भी लेके आए किसी, ये तो एक हथियार हमने उनके हाथ में पकड़ा दिया अगर हम उसको तस्लीम करते हैं, जो कल हमारी तलवार हमारा गला काटेगी। ये तो ये मुमकिन नहीं है और जजेस के लिए मुमकिन नहीं है। ये अब फिर फैसला होगा कि कौन कॉर्नेलियस है और कौन मुनीर है। नहीं, अच्छा एतजाज साहब, आप ठीक कह रहे हैं, मुमकिन नहीं है। आपने कहा था 90 दिन के ऊपर नहीं रह सकते, बदकिस्मती 90 दिन के ऊपर भी रहे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था 14 मई को इलेक्शन हो, इंतजामिया ने वो भी बात नहीं मानी, वफाक भी नहीं रहा। अब बल्ले का निशान तो छीन लिया और ये भी खबरें आ रही है कि किसी को कंपेन भी नहीं चलाने दी जाएगी। आने वाले दिनों में ऐसे वाकयात हम बहुत सारे सुनेंगे।
तो अब क्या सुप्रीम कोर्ट को इस इशू में नहीं इंटरफेरेंस करनी चाहिए? इससे जमहूरियत भी कमजोर होगी और बादी नजर में ये जो तलवार आज तरीके इंसाफ के साथ चली है, कल को और सियासी जमातों को भी जिस चाहेगा इलेक्शन कमीशन निशान छीन लेगा। ये तो रवायत चल पड़ी है। फिर भट्टी साहब, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं इजाजत देगी इसको। ये सुप्रीम कोर्ट में अब बड़े सारे कॉर्नेलियस बैठे हैं, बड़ी अक्सरियत हो गई है, और कोई मुनीर कम ही है मुनीर। ये कॉर्नेलियस की मिरास और विरासत, ये इस किस्म का फैसला है जिसमें पता जाएगा। ये फैसला है नहीं। अगर आप तरीके हिसाब से बल्ला निशान नहीं और इलेक्शन कमीशन पूरी जमात को एक नहीं देती, तो आपके ख्याल में तरीके इंसाफ को एज ए सियासतदान इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए और उसके नताइज जैसे नवाज शरीफ जियाउल हक ने गालबन गैर जमाती कराए थे 85 में, तो ये तरीके इंसाफ के लिए तो एक किस्म के गैर जमाती हो गए, उनसे निशान छीन लिया, बाकी जमातों के पास रह गया निशान। देखिए जी, अभी तो बड़ा उन्होंने मेरा ख्याल है ठीक लिया हुआ स्टैंड, और रखना ही ये चाहिए कि हमने लड़ना है, आप हमें क्या क्या डिनाई करोगे, तो बाद में फैसला कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या हो रहा है। अगर ये इतनी बर्बरियत और ये वो सारी जारी रखते हैं तो एक वक्त आएगा कि पानी सर से ऊंचा हो जाएगा उनके भी। पर अभी तो उन्होंने बड़ी ठीक बात रखी है कि जी हम बल्ले का निशान भी ले लो, हमें एक निशान दे दो, हम लड़ने को तैयार है, और हमने नहीं मैदान छोड़ना। तो ये जितना वो कहेंगे हमने मैदान नहीं छोड़ना और डटे रहेंगे मैदान पे, उतना ही मैदान को कम करते जाएंगे, तो फिर वो एक मजाक दुनिया को ही नजर आएगा, और फिर 6 महीने से ज्यादा की पार्लियामेंट नहीं होगी, ये मैं आपको बता दूं। इत्तेज़ार साहब, मैं एक यानी मुसलसल तसलसल से एक बात समझने की कोशिश करता रहा हूँ, पूछता भी रहा हूँ, सेम ऑन द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ। हुजूर, ऐसे क्यों हमें तासुर मिल रहा है कि ये लिबरल डेमोक्रेसी का साने इर्तहाल हो रहा है, ये बिस्तरे मर्ग पे है, और जो हमारी रूलिंग क्लासेस हैं वो आइन और ह्यूमन राइट्स का तकल्लुफ़ अब अफोर्ड नहीं कर सकती इन दी गिविंग इकनॉमिक कंडीशंस। जितना वो अंदर से वीक होते हैं, इतना ही शदीद जबर तभी होता है जब आप अंदर आपको कमज़ोरी का एहसास हो। तो ये जो एडिफिस है पूरा, ये क्लैप्स करता नज़र नहीं आता आपको वतन अजीज़ में? अगर देखें यहाँ तक बात पहुंची भी है, आप खुद ही सोच लें कि जो कभी मतलब तस्वर में नहीं आ सकता था कि कैंडिडेट को जाते हुए उसके कागजात नामजदगी आप ले उड़े, या वो रिटर्निंग अफसर के कमरे से उसकी आंखों के सामने से आप एक तजवीज़ कुनंदा को ले उड़े कि ये पेश नहीं होगा तो ये वापस हो जाएगा उसका नामजदगी का फॉर्म, और जब यहाँ तक आप आ गिरे हैं तो फिर तो ये स्ट्रक्चर को भी आप ले जाएंगे, नीचे ही गिराएंगे। अच्छा गोया, ठीक जी। बड़ी साहब, आपका सवाल है, हम बात करूँ। अच्छा साहब, ये बताएं कि नून लीग बादी नज़र में कह रही है ये बल्ले का निशान ठीक छीना गया है, तो क्या आप समझते हैं बल्ले का निशान अगर तरीके इंसाफ के पास नहीं जाता, उनके कैंडिडेटों को अपने हलकों में नहीं जाने दिया जाता, तो इसका बेनिफिशरी कौन होगा? कोई ना कोई बेनिफिशरी तो होगा। इलेक्शन कमीशन इतनी मेहनत कर रहा है, वो जाके पार्टी बन गया पेशावर में, जबकि उसको बनना भी नहीं चाहिए था। तो ये किस तरफ हालात जा रहे हैं? क्या जमहूरियत मजबूत हो रही है जिसके लिए आप जदोजहद करते रहे, या आपको वादी नजर में कमजोर होती हुई नजर आ रही है? नहीं, मजबूत इसमें सिर्फ बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ हो रहा है और कोई नहीं, सब कमजोर हो रहे हैं, सब अपनी जो कमजोरी और ज़ईफ़ी है उसका मुजाहरा कर रहे हैं। एक तो सब मिल के हाथ में हाथ पकड़ के और इसके साथ लगे हुए हैं इस प्रोसेस के, और कद अगर पड़ रहा है इन सारे दिनों में, ये तो मतलब है कोई बानी चेयरमैन के कोई हिमायती लोग हैं इसमें बहुत इस प्रोसेस में, जो जिन्होंने फैसला किया हुआ कि बानी चेयरमैन का सियासी कद बढ़ाना है, और वो बस वो उन्हीं के हाथ में से ये सब कुछ है। और वो बानी चेयरमैन जो है वो आराम से बैठा हुआ है जेल में,
सेल में, और उसका सरमाया बढ़ता जा रहा है। ये तो बड़ा उसको तो बहुत फायदा है, उसको बहुत फायदा। साहब ये आप कैसे देखते हैं? एक तरफ आज पेशावर इलेक्शन कमीशन पेशावर हाईकोर्ट गया, दूसरी दफा फर्द जुर्म फवाद चौधरी और बानी चेयरमैन पर जाकर डियाला जेल में लगाई गई। कभी वो साइफर के जज साहबान वहाँ जाते हैं, कभी वो तोशाखाना के जाते हैं, कभी वो जो मौलवी का किराया वो जाते हैं। तो सारी अदलिया इसका मतलब है डियाला बेंच पे जाएगी आने वाले दिनों में। ये बड़ी ज्यादती है, क्योंकि देखो ना, अगर ओपन ट्रायल एक फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 10A के तहत, पर इन्होंने तो बुनियादी हकूक और बुनियादी जो आइन की शिकें हैं उनको तबाह करने और मसलने का, पैरों तले रौंदने का फैसला कर रखा है। और जब वो ये करते हैं तो फायदा वो इसका इमरान खान को ही होगा। ये अच्छी बात है या बुरी बात है, जो जैसी भी है, उसमें मैं तो ये कहता हूँ कि जो उसके मुखालिफ है, खुदा के वास्ते उसका इतना ही काटना बढ़ा दो कि वो मतलब है किसी के कोई भी उसका मुकाबले में न रहे बंदा। तो ये मुल्क में बैलेंस तो होना चाहिए ना, ये बिल्कुल इम्बैलेंस किए जा रहे हैं, बिल्कुल इम्बैलेंस किए जा रहे हैं। और ये सरजमीन बेआइन हुई हुई है, बेआइन आइन शिकनी। इत्तला साहब ये बताएं, आज बैरिस्टर गोहर अली खान साहब ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप समझते हैं क्या पीटीआई को वहां से रिलीफ मिल सकता है और बल्ले का निशान वापस हो सकता है, या फिर ये निशान ही चलेगी पार्टी? नहीं, हो सकता है, हो सकता है। देखिए, वहाँ 5 जजों ने फौजी अदालतों को कलअदम किया ना कि ये सिविलियंस को नहीं ट्राई कर सकते। जब नया बेंच बना, उससे बड़ा बेंच, 6 मेंबर्स का बेंच बनाया, तो वहाँ भी एक जज साहबा, वो मुसर्रत हिलाली साहबा, उन्होंने डिसेंट किया, वो उन्होंने पहलों के साथ वोट किया, और असल में 11 में से 6-5 हो गया ये फौजी अदालतों के खिलाफ, क्योंकि ये इंट्रा कोर्ट अपील है। ये हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं है कि एक निचले दर्जे के जज है, एक ऊपर के दर्जे के जज है, और ऊपर के दर्जे के 3 जज भी हो सुप्रीम कोर्ट के, वो 7 जजों की, हाई कोर्ट के 7 जजों की फैसले को उड़ा सकते हैं। ये वो इंटर कोर्ट अपील होती है, ये इंट्रा कोर्ट अपील है। इंट्रा कोर्ट अपील में सारे जज बराबर हैं, सब बराबर हैं, और जब सब बराबर हो तो फिर असल में ये 6-5 से फौजी अदालतें कलअदम हो चुकी हैं। पर अब इस गिनती में भी, इसमें भी इन्होंने नहीं जाना, क्योंकि इन्होंने तो आइन को बिल्कुल नामंजूर करने का, एक इनको मिल गया है 9 मई का एक ऐसे FIR बना दिए कि जिसको चाहे जब चाहे वो उसको शामिल कर लेते हैं, क्योंकि उसमें बहुत से और लिखा होता है, नामालूम बंदे लिखे। एतजाज साहब, एक दो बातें। एक तो लगता है जैसे पीटीआई के वकील बिल्कुल प्रिपेयर होकर नहीं जाते। आज फाजल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि यार कुछ सबूत तो दें कि यहाँ पे कोई हाई हैंडेडनेस हो रही है। वो तो चूंकि बता रहे थे टीवी भी नहीं देखते, तो उनके बिल्कुल इल्म में नहीं है। और ये लतीफ़ कोसा साहब कोई सबूत भी नहीं लेके गए कि कागज़ छीने गए हैं, और अदालत को बिल्कुल ही जो है इट वाज टेकन बाय सरप्राइज़। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप पहले भी कह चुके हैं, दोबारा दोहरा दीजिएगा कि कुछ जुडिशल बॉडी तो इलेक्शन कमीशन है नहीं कि उसकी तौहीन हो जाए। और तीसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, जो खुद फरीक बन के अदालत में आ गया है इलेक्शन कमीशन, वो लेवल प्लेइंग फील्ड देगा। योर टेक ऑन दीज 3 इशूज सर। सर, पहली बात तो ये है, मैं समझता हूँ कि पीटीआई के वकला बहुत बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उन्होंने मतलब इलेक्शन कमीशन भी, गवर्नमेंट भी, जुडिशरी में भी, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके डट के खिलाफ है। पर ये वकला जो है, और इसमें कल शुएब शाहीन ने जो बहस की है, कल मैंने उसको देखा, जिसको उन्होंने ये इन्फोर्स ये जो डिसअपियरेंसेस केस है, मेरा केस जिसमें मैं मुद्दई हूँ, उसको मैं वहाँ नहीं था, खोसा नहीं था वहाँ। उसकी वजह ये हुई कि परसों रात को 9 बजे जमानत हुई और केस क्वाश हुआ हाई कोर्ट में,
खोसे के बेटे को, उसको गिरफ्तार किया हुआ था, उस पे एंटी टेररिज्म एक्ट लगाया हुआ था। वो बहरहाल वो 9 बजे हमने सोचा कि हम चलते हैं इस्लामाबाद, क्योंकि उसी वक्त हमें बताया गया कि सुबह केस लगा हुआ है आपका ये, तो वो मोटरवे बंद, जीटी रोड बंद, अब नहीं हम आ सके। तो ये शोएब शाहीन ने इतनी अच्छी बहस की जो मैंने फिर टीवी पे देखी, और बाकी गौर खान तो बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है, और वो कोई चौमुखी लड़ रहा है लड़ाई। वो उसने टिकटों का भी करना है, उसने सियासी जमातों का भी करना है, सियासी वर्करों का भी करना है, अदालतों का भी करना है, और सारी पार्टी का भी करना है, और वो बहुत अच्छे। ये इसमें मसला ये है कि टाइम का जो है ना, असल मामला टाइम का, टाइम में ये बल्ले का जो ये बदनीयती इसकी इलेक्शन कमिश्नर की और कमीशन की नजर आती है कि 60 दिन देते हैं इलेक्शन कराने के लिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन इसको मुस्लिम लीग को, और जो 8 महीने फैसला महफूज रखता है इलेक्शन कमीशन ये बल्ले वाली पार्टी का। 8 महीने महफूज रख के जब 20 दिन रह जाते हैं, कहते हैं 20 दिन के अंदर इलेक्शन कराओ, और फिर उसमें कीड़े मकोड़े निकालते हैं। 175 पार्टी में से सिर्फ एक को चुनते हैं इस अमल के लिए, इस एहतसाबी अमल के लिए। तो ये तो बहुत ही इलेक्शन कमीशन इस तरह का हो जो आपको ज़ेरे ज़मीन ही ले जाना चाहता हो। इसमें ये लॉयर बहुत अच्छा कर रहे हैं परफॉर्म, और ये जो इंशाल्लाह आई एम कॉन्फिडेंट ये कि बल्ले का मिलेगा, जिस पार्टी का जो हक है उसको मिलना चाहिए, क्योंकि इसी में जमहूरियत की जीत है। अगर मैं आज बड़ा खुश हो रहा हूँ, तालियां बजा रहा हूँ कि बल्ले का निशान ले लिया तहरीके इंसाफ से, तो मेरी ये खाम ख्याली है, क्योंकि ये उन हाथों को मजबूत कर रहे हैं जिनको हमारे 3 दफा और 4 दफा होने वाले वजीर आजम अनदेखे हाथ कहते थे, खलाई मखलूक कहते थे। उनके हाथ में ज्यादा ताकत आप दे रहे हैं। तो ये चीज मुझे कोई शिकवा नहीं किसी के वकील से, पर और अच्छी परफॉर्मेंस अंडर वेरी चैलेंजिंग कंडीशन। अच्छा एतजाज साहब, एक और सवाल बताइएगा कि लेवल प्लेइंग फील्डिंग में सुप्रीम कोर्ट में आज पीटीआई गए, आप भी गए गुमशुदगी केस में, उसमें उन्होंने आईजी और चीफ सेक्रेटरी को बादी नजर में उनके हकामात पर तो ये सब कुछ हो रहा है। कोई थानेदार अपने ताईं जुर्रत नहीं कर सकता किसी भी कैंडिडेट के कागज छीनने का। सलमान अकरम राजा जैसे लोगों को धक्के मारे गए। तो डू यू थिंक क्या तरीके इंसाफ को यही ब्यूरोक्रेसी मौजूदा जो है आईजी या चीफ सेक्रेटरी साहबान ये लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल फराहम करेंगे जिसमें आम आज़ादी से कोई वोट डाले जाके? कहाँ करेंगे, कौन कह रहा है कि करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं साफ कहता हूँ, ये तो बदनीयत और वो है मुतासब है, ये तो जानिबदार हैं। इतनी जानिबदारी तो मैंने किसी इदारे में इलेक्शन का छोड़े, अदालती छोड़े, किसी इदारे में नहीं देखी जितनी राजा सिकंदर सुल्तान या उसके कोलीग्स दिखा रहे हैं। इससे ज्यादा कभी नहीं देखी। वन लास्ट क्वेश्चन एतजाज साहब, दिल तो नहीं करता जी चाहता आप गुफ्तगू जारी रहे। इज इट पॉसिबल फॉर एनी इंस्टीट्यूशन इन दिस कंट्री कि उसको इतला में ये ना आ सके कि कागज़ छीने जा रहे हैं, लोगों को आरओ तक पहुंचने में जो है वो रुकावट डाली जा रही है, या मतलब तो ये इस तरह की अदम आगाही भी आज की कम्युनिकेशन की दुनिया में मुमकिन है? नहीं मुमकिन नहीं है। ये तो अदालतें और इदारे इनके घर में हमारे सामने सारा कुछ हो रहा होता है, टेलीविजन की स्क्रीनों पे सब कुछ इंफॉर्मेशन आ रहा होता है। ये तो हाइपर इंफॉर्मेशन की एज है, इसमें तो कोई वजह ही नहीं कि ना पता हो। चलें, हम फिर भी चाहेंगे कि ये
जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और गैजेट्स हैं इन्हें ज़रा और इफेक्टिव बनाया जाए, कुछ अहम कानों तक पहुँच सकें वो आवाज़ें जो पहुँच नहीं पा रही बदकिस्मती से। इत्तेज़ाज़ साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमेशा की तरह हमें जो है गाइड भी करते हैं और बसीरत फ़रोग़ भी करते हैं। एक ब्रेक है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाज़िर होंगे। भट्टी के साहब के साथ भी कुछ खबरें हैं। IMF के प्रोग्राम को भी एक अब हम प्ले ग्राउंड बन रहा है या नहीं बन रहा, और नॉन फाइलर्स के मोबाइल फ़ोन में क्या क्या और मज़ीद बंद होने का ख़तरा है, बिजली के साथ क्या आजकल हो रहा है, वो क्यों नहीं आ रही, ये सब बातें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि इकॉनमी हमारी ऑक्लीज हील है बड़ी उसकी, एक बाकी ये सारी बातें तो हल्ला बलू होता रहेगा। लेकिन आज एक वॉइस ऑफ अमेरिका की तरफ से खबर आई जो तशवीशनाक थी, जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया या ख़बर दी, जो भी आप कह लें, कि जनाब PTI जो है उसने कहा है जनाब कि हमारा जो सपोर्ट थी IMF के प्रोग्राम की वो मशरूत है फेयर एंड फ्री इलेक्शन से, जो कि इनके मुताबिक नहीं हो रहे। और वैसे हमारे पास कुछ सबूत भी नहीं है, क्योंकि आपको मुझे नज़र भी नहीं आ रहा कि हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मगर हजूर ये बताएं कि हाँ, इस पर फिर बैरिस्टर गोहर अली साहब ने यह कहा कि नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा, लेकिन साथ ये एक फ़िक्रा डाल दिया उन्होंने भी कि जी अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए तो फिर ये प्रोग्राम ख़तरे में होगा। तो इसको हम कैसे देखें? कैसा सियासी जमात कोई भी हो, एक मैं उसका शॉर्ट सुनवा दूँ पहले, ताकि इधर आपको क्लैरिटी से बात हो। जी गोहर साहब का शॉर्ट सुनवा। मैं तो न मीटिंग की है टीम वाले दिन और नए स्टेटमेंट दी है। वो जो नुसरत साहब जावेद साहब, उन्होंने अपनी तरफ से कहा, मेरे कल इंटरेक्शन हुई है सारे इंटरनेशनल मीडिया से मेरी हुई है, वॉइस ऑफ अमेरिका से सारे वो इंटरेक्शन हमारी हुई है, लेकिन मैंने कोई स्टेटमेंट ली है। IMF पे हम मौके दे चुके हैं, हम कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ, अगर आप नहीं कर दें तो पूरी इकानमी पे असर पड़ेगा, इंक्लूडिंग IMF की प्रोग्राम। ये हम कह रहे हैं। वो जो कल जिस जो कल उसने कहा है कि मैंने कोई स्टेटमेंट ऐसी दी है, तो वो कल वाली स्टेटमेंट नुसरत जावेद साहब की सही नहीं है, वो हम प्रॉपर उसका इशू भी कर रहे हैं। लो जी, कैसा, वो तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई। नंबर एक, कोई भी सियासी जमात हो, मेरे ख्याल में कोई भी, उसे मुल्क की मफाद को सबसे पहले तरजीह होना चाहिए। बिल्कुल, हमें अपना मुल्क पहले है, बाकी बाद में, चाहे खुद हमारे लिए तरजीह हो ना हो। मगर लेकिन बदकिस्मती है कि अगर बैरिस्टर गोहर अली कह रहे हैं साफ शफाफ इलेक्शन हो, आपके बकौल आपको नहीं नजर आ, मुझे तो साफ धांधली हुई नजर आ रही है। मैं तो रोजाना को मेरा टेलीफोन बंद नहीं हो रहा कि जी मेरा फलां बेटा पकड़ा गया, मेरा भाई पकड़ा गया, मेरी माँ पकड़ी गई, मेरा फलां पकड़ा गया, मेरा फलां पकड़ा गया। मैंने कुछ सबूत है आपके पास इस बात का? भट्टी साहब, तो आप ऐसे ही मुझे कह रहे हैं। कैसा, मैं टीवी नहीं देखता, लेकिन इंसाफ जरूरी नज़ारों से चाहता हूँ। अगर वो टीवी नहीं देखते तो शुएब शहीद ने कहा, तो उन्होंने हमारे 2 साथियों का और नाम लिया, भाइयों का, कहते हैं इमरान रियाज कौन है? वो भाई पाकिस्तान के टॉप चैनलों में वो प्राइम टाइम पे प्रोग्राम कर चुका है, सबसे ज्यादा देखे वाला। लेकिन कादी साहब, गुजारिश ही ये है कि अगर साफ शफाफ इलेक्शन आप नहीं चाहेंगे हो, मैं नहीं चाहूंगा, कौन सी जमात है, लेकिन बदकिस्मती है साफ शफाफ इलेक्शन होते हुए बादियुल नज़र में नज़र नहीं आ रहे, और इसके नताइज बेहतर नहीं होंगे। हर इलेक्शन के बाद धांधली के इल्ज़ाम लगे, ये सच है, लेकिन प्री पोल रिगिंग, इलेक्शन से पहले इस किस्म की वहशियाना कार्रवाइयाँ मैंने तो कम से कम ज़िंदगी में तस्वुर नहीं देखी। बल्कि कल आमर मतीन साहब को मैं सुन रहा था, वो मुझसे 40 साल से जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये काम होगा। तो कादी साहब, बजाय इसको कहने के, उसको कहने के अब इलेक्शन ही शफाफ करा ले, इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ले, ब्यूरोक्रेसी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ले, इसमें क्या नुकसान है शफाफ इलेक्शन कराने में? मुझे मेरी ये रहनुमाई फरमाए, इसमें कहाँ गलती आपको नजर आ रही है कि वो गलत बयान दे रही है? चाहे ये नून लीग भी इसमें नुकसान पता नहीं है या नहीं, या फ़ायदे का खदशा है, या इस मुल्क को कहीं फ़ायदा ना हो जाए, क्या मामला है, आई डोंट नो। मैं इसमें कुछ ज़्यादा बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इस अंदाज में ये एक निगरान हुकूमत ने सिलेक्शन का प्रोसेस करना है तो बिल्कुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर कर दें। पहले भी तो इलीगल गवर्नमेंट चल ही रही है, कि हमने क्या कर लिया है? देखिए काजी साहब, यही सब तमाम हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान और तमाम आइनी माहिरीन कहते थे 90 दिन के आगे एक दिन नहीं निगरान हुकूमत चल सकती। चल रही है ना, गैर आइनी काम हो रहा है ना, उसकी रीज़न जो मर्जी हो, आइन के तो खिलाफ आप चले गए। अब अगर आप ऐसे हालात में, जब आपकी इकॉनमी ज़मीन बोझ हो रही है,
आप खुद कह रहे थे, मैं भी कह रहा था, कभी बिजली नहीं आती, कभी पानी नहीं आता। आज तो समझ नहीं आ रही थी। और आप ना बिजली है, ना पानी है, ना मुल्क में इंसाफ है, तो आपकी इकॉनमी कैसे ठीक होगी? कब तक वो जो ये चीजें नहीं है, वो जो कमेटी बनी हुई है, कब तक वो इन्हें रेस्क्यू करते रहेंगे? वो क्या आप उनकी निशानदेही भी कर रहे थे कमरे में? मेरे बट साहब एक बात तो ठीक है ना, सच्ची बात है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि मेरी आज 15 दफ़ा बिजली गई है, तो मेरे पास क्या सबूत है? मैं कहाँ जाऊँ? क्या मैं मेरे पास कोई आला है जिससे मुझे पता चले कि और फिर मैं वो सबूत आपके पास पेश करूँ कि जनाब देखें मेरी बिजली 35 दफ़ा गई है? तो मेरे पास सबूत तो कोई नहीं है। अच्छा कायद साहब, इसका मतलब है, मैं ये भी ना कहूँ लाहौर में डाके पड़े, 100 से ज़्यादा डाका पड़ा, इसका मतलब है डाके पड़े ही नहीं, उनको जायज़ करार दे दें। जायज़ नहीं करार रहे, मैं कह रहा हूँ सबूत ही नहीं है। क्यों नहीं है सबूत? सबूत आपको आंखें चाहिए, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। आपको पहले दौर में अगर उमर फरूक रज़ी अल्लाह क्यों भेस बदल के जाते थे कि अपनी आंखों से हकायक देखे? एयर कंडीशन कब्रों में बैठ के हम फैक्ट्स पे नहीं पहुंच सकते, हमें एफर्ट्स करनी होंगी। हम सबको अपनी 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 जगह पर अपना रोल अदा करना होगा। ये बात मान जाए काजी साहब, सबूत ना होने का मतलब ये नहीं कि वो जुर्म माफ हो गया आपका। आजकल भट्टी साहब कुछ और चीज़ें भी मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ जरा, क्योंकि गैर मामूली हालात है। सब दूसरी बात, आज मोहतरम काबिल एहतराम मेरे तो फेवरेट है सबसे ज़्यादा फाइज ईसा, हम तो बड़ी दुआ करते थे ये आए। आप जानते हैं उन्होंने सरदार लतीफ़ खोसा सबसे खफा हो गए कि आपने सरदार क्यों लिखा है। तो मुझे समझ नहीं आती इसमें गैर कानूनी की बात कौन सी। एक जज साहब भी हैं, मैंने उनका नाम भी पढ़ा है कि उनके ऊपर नाम भी लिखा हुआ सरदार। नहीं वो जो क्या है जो सीनियर मोस्ट हैं इस वक्त यार, जिन डीपी पिछले नहीं वो उन्होंने कोई लाइटर नोट में कहा है, वो बाद में उसकी वजाहत भी आ गई है, वो मजाक के तौर पर कह रहे थे। नहीं उन्होंने कहा सर देखें चीफ जस्टिस का कहना बहुत अहम है, मैं तो एक आम शहरी हूँ, मेरी बात की कोई हैसियत नहीं। देख बड़ी सा मजाक क्यों है, देखे ना हम माई लॉर्डशिप भी तो कहते हैं। नहीं माई लॉर्डशिप आप कह रहे हैं सरदार और वडेरों का या जगीरदारों को जमाना गया, तो एक जज साहब के नाम के साथ सरदार लग रहा है, आपके नाम के साथ काजी लग रहा है, तो ये जुर्म तो नहीं है आपका? ये कैसे गलत है कि मैं आपको कहूंगा ये कादी सही? वो मैं नहीं, आप मुझे कहने भाई आज के बाद मुझे कादी नहीं कह रहा, सिर्फ सईद अहमद कहें। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, वो तो उन्होंने मजाक होता है ना, एक टेंस माहौल में कैसा फिक्रा भी आ जाना चाहिए ताकि थोड़ा सा माहौल थोड़ा चले। वो अगर इस नीयत से तो यकीनी अच्छी बात है, अदरवाइज देखें सरदार होना या किसी की जात पे हमें देखें। लेकिन बात यह है कि सरदार सिर्फ लिखने से नहीं होता। अगर हम सरदारी निज़ाम को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें तबक़ाती तफरीक ख़त्म करनी पड़ेगी। आज भी हमारे ये 2 सूबे हैं, वहाँ पे जरगे चलते हैं, सरदार चलते हैं, ख़वानीन बैठे हुए हैं, यहाँ पे नए सरदार बनते हैं ब्यूरोक्रेसी में। कल मैं खबर पढ़ रहा था, मुझे पता नहीं गलत है या सही, एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट के घर कहते हैं सच या झूठ अच्छा डाका पड़ा, उससे कहा पर्चा नहीं कराना, करोड़ों रुपये निकल गए। नहीं सरदार पे तो आप नाराज हैं। जो मियाँ सेमान, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, मियाँ तो बहुत है, वो कभी अदलिया को पढ़ जाते हैं ये खलाई मखलूक है, हम छोड़ेंगे नहीं, कभी इस जज को नहीं छोड़ेंगे, कभी उस जज साहिबान का नाम लेके, जज साहिबान का नाम लेके कि हम जगह तंग कर देंगे। क्या इनको आइन से मावरा है, कानून से मावरा है कुछ लोग पाकिस्तान में? फिर आप ना मारियो पोजो एक गालबन नाम है ना उसका वो एक नावल है, वो पढ़ लें। नहीं कैसा, मैं आपसे गुजारिश हूँ, अगर एक काम मेरे लिए जुर्म है तो आपके लिए ठीक कैसे है? वो आइन की किताब बता दें। दिन दिहाड़े अगवा हो रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, हाई कोर्ट से पकड़े जा रहे हैं, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पमाल किया जा रहा है, कागजात छीने जा रहे हैं, बुकला निशाना बन रहे हैं, आम शहरी बन रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं सबूत लाएं। सबूत तो आपने इन्वेस्टिगेशन करने का हुक्म देना है, भाई ये पकड़ो इन सबको, ये फैक्ट्स लाओ। क्या है पुलिस किस लिए है? कोई डाका होता है उसे ये नहीं पता होता डाका किसने मारा है, और फार काइंड इन्फॉर्मेशन वो पुलिस के पास जाता है कि मैं जा रहा था, मेरे से मोबाइल और पर्स छीन लिया, फिर पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, उसका सुराग लगाती है कि डाकू कौन था। डाकू तो ना मालूम होता है। नहीं बात ये भट्टी साहब कि जब सुराग लगाने वालों ने और तफ्तीश करने वालों ने मुबैना तौर पर वो तमाम ये हों, मुबैना तौर पर जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो विक्टिम है, तो फिर तफ्तीश कैसी, सब कुछ कैसा। और दूसरी बात ये है, और दूसरी बात ये भट्टी साहब जब आप जत्थे खड़े कर लेते हैं, जब अदालतों में जत्थे भेज देते हैं, जब आप पत्थर रख के गाड़ियों में जाके, साहब असफंद यारवली के साहबजादे ने जो बयान दिया उसका किसी ने नोटिस लिया? इलेक्शन कमीशन की आपने कह रहे तौहीन हुई है, वो आज अडयाला जेल समात करने चले गया, तो उन्होंने जो फरमाया, और कल परसों जो इस्लामाबाद जब ये बल्ले के निशान का स्टे दिया तो सारे सियासतदान बरस पड़े, ये होते कौन है?
तो आज एक जज साहब ने यार बस मेरा दिल बड़ा दुखी है, मेरे ब्रेक पे जाना है मुझे, मैं अब सुन नहीं सकता। ये कौन है जो इस निजाम के कपड़े इस तरह भरे चौक में उतार है? अरशद शरीफ, जलील मत करो, बड़ी ब्रेक है। आखिरी अरशद शरीफ, अल्लाह जन्नत नसीब करे, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, वो कहता था एक बादशाह नंगा जा रहा था, लोगों ने डरते मारे उसका नाम नहीं लिया, लेकिन एक बच्चे ने नीचे आवाज दी, बादशाह नंगा है, बादशाह नंगा है, बादशाह नंगा है। तो ऐसे लग रहा है कुछ चीजें एक्सपोज हो गई हैं। कुछ नहीं, बहुत कुछ एक्सपोज हो रहा है, और मैं ये समझता हूँ जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इसमें से भी ये किनारे फलक का स्याह तरीन गोशा यही है, मतलब माह तमाम कहते हैं। ये सब कुछ ज़रा कपड़े उतर लें तो इंशाल्लाह बेहतरी भी आगे आएगी। इसी पॉजिटिव नोट पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आके देखते हैं कि नॉन फाइलर्स के साथ क्या होने वाला है। अरे भाई, नॉन फाइलर्स का तो आज तक कोई कुछ ना बिगाड़ सका, मगर देखते हैं क्या होता है। एक ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, कुछ दिनों से बड़ी अच्छी बातें भी कर रहे हैं हमारे पीएम काकड़ साहब। स्टूडेंट्स के साथ दोबारा से उनकी मुलाकात हुई, पहले कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं थी, मगर अब के बड़ी अच्छी मुलाकातें हो रही हैं। कुछ थोड़ा सा वो नाराज़गी का भी इज़हार कर रहे हैं। ज़ाहिर है बहुत कुछ है यहाँ पे नाराज़ होने को। ज़रा सुनते हैं वो क्या फरमा रहे हैं। ये जो पूरा का पूरा निज़ाम अदल है, इस पे बड़े संगीन सवाल, और जब तक इस निज़ाम अदल को हम एड्रेस नहीं करेंगे, इसमें किसी का अब्बा हो या किसी की अम्मा हो या किसी की बाजी हो या वो खुद हो, महफूज रहना मुश्किल है। यही आपको प्रोटेक्ट करता है ना ये निज़ाम। और वो चंद रहनुमा उसूल होते हैं आपके। मसला यही है कि कासिम के अब्बा जब खुद होते हैं ना, तो उनको हमीद की अम्मा बिल्कुल नजर नहीं आ रही होती। हमारा बुनियादी मसला यही है, अगर रियासत के चंद इदारे उनसे मैं मुस्तफीद हो रहा हूँ तो मैं उनको वालिद का दर्जा देना शुरू कर देता हूँ। जब मुस्तफीद नहीं हो रहा होता हूँ तो फिर शायद सौतेला बाप बना लेता हूँ। पर मुझे ज़रा मेरा सवाल सुन लीजिएगा प्लीज़। देखें, हमारी कोई इखलास में कमी देखी आपने? हमने इस मुल्क के अदालती निज़ाम को ठीक करने के लिए अपना हमला करा दिया, फिर भी वो नहीं संभले। फिर हमने चौकों में खड़े होकर उनका नाम लेके उनको धमकियां दी, तुम्हारे बच्चों ने यहाँ रहना है, वो फिर भी ठीक नहीं होते। फिर उसके बाद हम पूरा डंडा बरदार फोर्स मौलाना फजलुर रहमान साहब की उनकी चौखट में भेज देते हैं। हूँ असी की करिए, कि ठीक करिए यार? बड़ी सब दसो। देखिए काई साहब, मैं निगरान वजीर आज़म साहब का गुस्से वाला बयान को ठीक समझता हूँ। उन्होंने फरमाया कि ऐवान अदल पे बहुत ज़्यादा सवाल आता है। ठीक फरमाया, क्योंकि ऐवान अदल से अगर इंसाफ आ रहा होता तो ये 9 अक्टूबर को घर चले जाते, 90 दिन पूरे हो जाते। 9 असम्बली तहलील हुई थी। थोड़ा सा देखे ना, अगर ऐवान अदल ये भी है 90 दिन में इत्तेजाद अहसन साहब ने कहा संभल ही नहीं सके, हम हमला भी करा चुके हैं, दोबारा हमले का। उसके बाद यानी धमकी भी कासिम के अब्बा याद आए, उन्हें दूसरे अब्बा याद नहीं आए कि भाई आप इस वक्त जिस सीट पे ओहदे पे अल्लाह ताला ने आपको दिया है, ये 9 तारीख को ख़त्म हो चुका है। ये ज़ियाउल हक का मार्शला नहीं है, ये परवेज़ मुशर्रफ का मार्शला नहीं है, ये एक जमहूरी दौर है। और लोगों को उनके फंडामेंटल राइट की पर देना, आप चीफ एग्जेक्टिव हैं मुल्क के, आपकी जिम्मेदारी है। आपके चीफ एग्जेक्टिव होने पर सवाल है कि 90 दिन बाद आप कैसे हैं। आपको अगर माजी में गलत हुआ था, इसका मतलब है आप भी गलत तो इसका मतलब अदालतों से गिला इनका दुरुस्त है। देखे ना, अदालतों ने कहा था 90 दिन के आगे नहीं जा सकता। खुद फाइज ईसा साहब ने भी फरमाया। तो ये भी 8 फरवरी सुप्रीम कोर्ट के हम ममनू है कि उन्होंने डेट दी है, वरना ये नहीं दे रहे थे। फॉर यूर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जब मोहतरम तशरीफ लाए थे गालबन शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने 60 दिन से बचने के लिए 90 दिन 2 दिन पहले असम्बली तहलील कर दी। उसके बाद ये है, असूली तौर पे तो इन्हें 9 अक्टूबर को चाहिए था। मैं जा रहा हूँ, मेरे टाइम पीरियड पूरा हो गया, आइन में मुझे निगरान हुकूमत आगे नहीं जाने दे रही। बकौल इत्तेजाद अहसन सब ये बात बारहा दोहरा चुकी हैं। अगर दूसरी ब्यूरोक्रेसी में कमी है तो मोहतरम चीफ प्राइम मिनिस्टर साहब, ये आपकी जिम्मेदारियों में शामिल है कि आप लोगों को जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं, जहां नाइंसाफ़ी हो रही है उसको रोकें, आप इंसाफ की फराहमी यकीनी करें। वज़ीर आज़म का मकसद ये नहीं है कि वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल ले लिया जाए, उसकी लवाजमात से दीगर ममालिक जाया जाए। उसका मतलब है कि आपने अवाम की जानो माल और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है।
ये ओथ लिया आपने। तो मेरे ख्याल में काकर साहब को सोचना चाहिए कि अदलिया पे कर रहे हैं, तो अदलिया तो बारहा कह चुकी है कि 90 दिन के बाद नहीं होना चाहिए। तो बेहतर है कि इलेक्शन साफ शफाफ की तरफ जाएं और बच्चों से मिलने की बजाय ना पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करें। और सियासी जो एक जमहूरी अमल है, बट साहब टाइम थोड़ा है, टाइम वैसे भी थोड़ा ही है। हाँ देखो किदा थोड़ा किदा बहुत है, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात को पता है। लेकिन ये कि ये अब बिजली का तकल्लुफ़ भी अब कम से कम तकल्लुफ़ आती है, गैस भी तकल्लुफ़ आती है। 3 टेंडर हमारे जो हैं उन्होंने हमारे मुंह पे रख के मारे हैं, जो ये गैस के लिए हमने दिए थे, उनके जाओ। और अब रह गया एक टेलीफोन, तो मैं समझता हूँ ये आसान भी उतार ही दे, क्या ख्याल है, ये भी बंद कर दें? कादी साहब, आपसे बिजली छीन ली गई, आपसे पेट्रोल खरीदने की कुव्वत छीन ली गई, आपसे गैस छीन ली गई। अच्छा एक बात डॉक्टर साफ छीन लिया गया। और मोबाइल तो वैसे ही रोजाना डाकू छीन के ले जाते हैं। अगर हुकूमत नॉन फाइलर पे कर ले तो क्या फर्क पड़ता है? बात यह है कि हर आदमी जो 100 रुपये 200 रुपये का कार्ड खरीदता है उस पर कितना टैक्स है ये भी आप मुझे एक बात बताएं। और खुद एफबीआर के जो लोग टैक्स नहीं देते, वो काजी साहब आपका एक बच्चा है, वो मोबाइल लेता है, वो तो नॉन फाइलर है, वो तो स्टूडेंट है, बाप उसको लेके देता है, तो आप उसका फोन बंद कर देंगे? मेरी ये बात समझ में नहीं आया। नॉन फाइलर जो कोई टैक्स देता है उसे देना चाहिए, हर हाल में देना चाहिए। असल अशराफिया नहीं देती जो इलेक्शन में फंडिंग करती है। आपको पता है लाहौर में कौन सा कब्जा ग्रुप कौन सी सीट पे इस वक्त 20 करोड़ में एक बंदे को डोनेशन दे चुका है इलेक्शन के नाम पे? ये खबर क्या आ रही है बड़ी साहब, 1 of 3 कैंडिडेट्स वायलेटेड टैक्स लॉ। ये किसने वायलेट किया भाई? भाई किसने नहीं किया वो नाम दे मुझे। मेरे लिए तो खबर वो है कि ये टैक्स पूरा दे रहे हैं। मेरे लिए खबर ये, आपके लिए ये खबर होगी। मैंने कहा एक सीट का एक इलेक्शन में 20 करोड़ रुपए हदिया दिया है कब्जा ग्रुप ने जाके एक लीडर को। आप इस मुल्क की तरक्की ना होने देना, कोई यहाँ पे कारोबार का सिलसिला आप नहीं चाहते। और कारोबार के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए काजी साहब उसने कौन सी गरीब की झोंपड़ी बना दी, उसने कौन सी सड़क पक्की कर दी, उसने कौन सा साफ पानी दे दिया, उसने कौन से अस्पताल बेहतर कर लिए, उसने कौन से गरीब के बच्चे को स्कूल कर दिया? ये करप्शन है, हराम राशि वल मुर्तशी अल्लाहुम्मा फिन्नार। अच्छा लेकिन बड़ी साहब वो ये है कि मैं मुझे पता नहीं क्यों आज अपने दोस्त की एक याद आ रही है, मनु भाई की, तो मैं सोच रहा था कि आज का प्रोग्राम उनकी 4 लाइनों पे बंद कर लें। क्या बात सुनाता हूँ। बहुत बड़े नाम वो कहते हैं, चोरां डाकुआं कातलां कोलों मया कदी सबूत नहीं लभदे, विच गवाचे हुए बड़े बड़े करतूत नहीं लभदे, रल के मारे मिल के खादे हुए लोकां दियां कबरां चो कलबूत नहीं लभदे। इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।